नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज चीन ने अपनी सेना, टेंट और गाड़ियां समेत 1 किलोमीटर पीछे खिसका ली हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना संक्रमितों की गिनती में हमारा देश तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और इस पर एक विशेष कार्यक्रम हम जल्द करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और विशेषज्ञों से जानेंगे कि भारत और चीन की तनातनी के बीच भारतीय उद्योगों के लिए क्या ये सुनहरा अवसर है, खास तौर पर जब भारतीय सरकार चीन को लेकर काफी सख्त है, कई सारी पाबंदियां लगा दी हैं। तो ये क्या वाकई में हमारे उद्योग जगत को आगे बढ़ने के लिए इसे एक मौके के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री जी, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेस हैं। सुमेश अरोड़ा जी एडवोकेट हैं, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड एक्साइज। के अग्रवाल जी COO हैं, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई से। सुनील अरोड़ा जी FCA हैं और रघुनंदन जगदीश MD एंड CEO नंदन GSE प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से। और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हेलो रविंद्र जी, थैंक यू फॉर जी। सोमपाल जी, मैं सबसे पहले इस मुद्दे के ऊपर आपसे मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगा कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं उद्योग जगत के लिए। आपने ठीक फरमाया रविंद्र जी कि एक तरफ तो ये इतना बड़ा संकट है, अप्रत्याशित है, और ये ऐसी बीमारी जो बिल्कुल अज्ञात और अपरिचित है। देश उस संकट से जूझ रहा है, परंतु ये एक अवसर के रूप में भी प्रकट हुई है। और इसमें मेरा ये कहना है कि हर समय ये प्रतीक्षा करना कि कोई संकट हमको झकझोरेगा तब हम उसको अवसर के रूप में उसका लाभ उठाएंगे, ये मूलतः दृष्टिकोण गलत है। ये अवसर तो हमेशा से था, और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, न तो यहाँ उद्यमिता का अभाव है जिसको अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, न यहाँ पूंजी का अभाव है, न प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। यहाँ तो अभाव केवल एक बात का है। जब हम चीन और भारत की बात करते हैं या किसी अन्य देश की बात करते हैं तो एक मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि उस देश में ऐसा क्यों, हम में क्यों नहीं ऐसा। मैं आपको दो देशों का, तीन का उदाहरण देना चाहूँगा। एक मलेशिया, जो हमसे 10 वर्ष और 1 सप्ताह बाद, बल्कि 2 सप्ताह बाद स्वतंत्र हुआ। दूसरा उसी प्रकार का बांग्लादेश, और तीसरा चीन। इन तीनों देशों, चीन नहीं, सॉरी, वियतनाम, चीन में गलत कह गया। इन तीनों देशों में मैं गया हूँ और मैं देखता हूँ कि जो आम आदमी का प्रबुद्धता का स्तर है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, पढ़ाई लिखाई है और बौद्धिक स्तर है, वो भारत से कहीं कम है। उसके बावजूद उन देशों ने तरक्की की है। हमारे यहाँ जो कठिनाई है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की कमी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी कमी है सरकार। और मुझे याद आता है कि 2002 में जब हम 10वीं योजना का दस्तावेज को अंतिम रूप दे रहे थे, उस समय मैं योजना आयोग के सदस्यों में से एक था। उस दिन, जिस दिन उस दस्तावेज को अडॉप्ट करने की सेरेमनी थी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, तब भी उन्होंने ये बात पूछी थी कि भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। तो मैंने एक बहुत कड़वी बात कही थी, परंतु मैं आज भी उसके एक एक शब्द के साथ उसी तरह से सहमत हूं जैसा उस समय था। मैंने ये कहा था कि सबसे बड़ी रुकावट भारत में सभी प्रकार की प्रगति में सरकार है। हम सिविक्स की किताब में 11वीं में पढ़ चुके थे कि सरकार का, राज्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है नागरिक के जीवन का, उसकी जान का, उसकी जिंदगी का, उसके माल का और उसके सम्मान का की सुरक्षा करना। और यहाँ सरकार ही ऐसी है जो इन तीनों में उसको परेशान करती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर सरकार जितनी अनावश्यक बाधाएं हैं, जितना अनावश्यक हस्तक्षेप दैनंदिन जीवन में व्यवसायियों को, उसको कम कर दे, प्रोत्साहन भी नहीं करे, तो भारत बहुत तेज गति से प्रगति कर सकता है। परंतु फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो हो गया उसको तो वापस नहीं किया जा सकता। कम से कम इस संकट से, समय से अगर हम सबक ले लें, और चीन ने जिन कारणों से प्रगति की है उनकी कुछ अनुकृति हमारी सरकार भी कर ले,
उद्यमी को अगर कम से कम प्रोत्साहित नहीं करे तो उसको प्रताड़ित तो नहीं करे, उसको अपमानित तो नहीं करे, उसके ऊपर विश्वास तो करे। यहाँ तो परंपरा ये है कि प्रत्येक व्यवसायी के विरुद्ध एक अविश्वास की भावना लेकर सरकारी तंत्र काम करता है और कदम कदम पर उसको परेशान करता है। एक अवसर है ये और इसको हमें लाभ लेना चाहिए उसका। जी 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 सोमपाल जी, सरकार अगर कुछ दे नहीं सकती है तो कम से कम प्रताड़ित ना करे। सुमेश जी, आप कैसे ले रहे हैं इस सारे अवसर को जिस वक्त अभी दिखाई दे रहा है? देखिए गौतम जी, मैं ऐसे इस तरह से देखता हूँ कि अभी आपने एक्सप्रेशन यूज किया तनातनी, क्या ये तनातनी परमानेंट है? और क्या हम WTO से बाहर आ गए हैं? क्या हम उसी हालात में हैं जब WTO आने से पहले जो हालात थे कि चीन हमारा एक दुश्मन था जिसे हम कुछ लेना देना नहीं था, अपनी प्रोडक्शन हम कर रहे थे, एक वो चीनी से पेन कभी कभी यूज़ कर लेते थे, बाकी तो यहाँ माउथ आर्गन आ जाया करते थे, हमें याद है कुछ जब हम यंग थे। तो वो हालात के आ गए दोबारा से, या ये तनातनी अभी टेम्परेरी है? अभी तो यही नहीं मालूम। आपके डिप्लोमेट कोशिश कर रहे हैं कि फिर से जफ्फी हो जाए, दोनों देश के नेताओं में सुलह सफाई हो जाए। तो ऐसे माहौल में क्या इंडस्ट्री रिस्क लेगी? आपको लगता है कि जी हम अपना यहाँ प्रोडक्शन बेस बना दें सोच के जी अपना सारी मार्केट अपने इंडिया की हमारे पास आ रही है और चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो अब मस्ती करके अपना दोबारा से प्रोडक्शन बेस बनाएं जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का था 1919 से पहले। रिजर्व कमोडिटीज थी उनके लिए, काफ़ी लिस्ट थी जो उनके लिए एक्सक्लूसिव थी मेंशन, फिर धीरे धीरे उस लिस्ट में से निकाला गया, सूची में से निकाल के बड़े बड़े उद्योगों को दे दिया गया कि नहीं अब आप कीजिए, हम डी रजिस्टर कर रहे हैं आइटम्स को, ये अपना SSI से बियॉन्ड आ जाएंगी। अब आप फिर SSI को बढ़ावा देना चाहते हो तो क्या फिर आप दोबारा से आइटम रजिस्टर करोगे कि ये एक्सक्लूसिवली SSI के लिए बड़ी बड़ी आइटम, हैवी इंजीनियरिंग और ये वो सब खुले में है? क्या वही नीतियाँ आप दोबारा लाने चाहते हो? नीतियाँ एकदम से नहीं बनती, और अगर सरकार की कहीं तनातनी हो भी गई थोड़ी बहुत तो क्या ये परमानेंट तनातनी का माहौल है या सिर्फ कुछ क्योंकि चीन पे दबाव है दूसरे कंट्रीज का, उसको कोरोना की वजह से लताड़ा जा रहा है तो उसने अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपने इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से कर दी, और यहाँ उसको वाकई एक लॉन्ग टर्म गोल चाहिए कि मेरे को एक्सपेंशनिज्म करना ही करना है, यही मौका है, मैं कर लूँ, इंडिया को घेर लूँ, इंडिया के आसपास जो है 2-4 दुश्मन क्रिएट करके उसको कर लूँ। और इंडिया भी अगर ये मानना शुरू हो गया कि नहीं हमारा तो एग्जिस्टेंस जो है अब अपने आप पे ही है, हमें कोई चाइना से लेना देना नहीं है, तो फिर आप अपने उद्योग से एक्सपेक्ट करें कि वो आएंगे अपना इंडस्ट्री लगाएंगे और अपने आप पे इंडिपेंडेंट होकर वो करेंगे। अदरवाइज आप एक्सपेक्ट करें कि WTO भी चले, चाइना से दोस्ती भी हो और यहाँ का इंडस्ट्रीज भी लगाए, यहाँ के इंडस्ट्रीज क्या वो उसको मालूम नहीं कि अगर कमोडिटीज चाइना से आनी रुकी नहीं तो उनके पास मार्केट ही नहीं है? क्या आप वो टर्म्स दे सकते हैं जो चाइना देता है? चाइना एक वो जो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप जब तक आपकी पूरी वेरिएबल कॉस्ट निकलती है और थोड़ी बहुत फिक्स कॉस्ट निकलती है आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो उस कॉन्सेप्ट पे प्रोडक्शन करते हैं। आपका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, उसको मुनाफा थोड़ा बहुत चाहिए, वो घाटे में चल ही नहीं सकता, उसको इंटरेस्ट लोन का इंटरेस्ट भी देना है, सब कुछ देना है, तो आपकी फाइनेंसिंग ही नहीं उस मुकाबले पहुंच सकती जो वहाँ पे है। वहाँ पे यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं है जब तक इसमें गवर्नमेंट आगे नहीं आती है? गवर्नमेंट आगे नहीं आती और एक माहौल बने कि क्या है अगर हमारा है। मैं ओपनिंग रिमार्क के बाद सबके साथ सबसे ले लेता हूं, फिर दोबारा आता हूं आपके पास। सुनील जी, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हमारे यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है उसकी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कहीं कमी नहीं है, जैसे उन्होंने भी कहा। बिकॉज अगर आप देखिए तो पिछले दिनों के अंदर जिस तरीके से PPE किट्स और मास्क और सैनिटाइजर्स जो हैं, जिस तरीके से जिसकी कैपेसिटी डेवलप करी है हमारे यहाँ पर और जिस तरीके से डेवलप कर लिए गए इतने इतने फास्ट तरीके से, दिस रियली शोज कि हमारा जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बिजनेसमैन है वो बहुत एंटरप्राइजिंग है, वो बहुत कुछ कमाल करके दिखा सकता है। और द प्रॉब्लम इज कि अगर हम कहें कि अपॉर्चुनिटी आज है तो अपॉर्चुनिटी आज से पहले नहीं थी क्या? आफ्टर ऑल आई मीन वी हैव सीन चाइना ग्रो। चाइना को इतने सालों से हम देख रहे हैं कि चाइना बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड इट इज नॉट जस्ट इंडिया, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिए तो चाइना हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स, बिगेस्ट सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और उसके बारे में ये कहा जाता है, एक अगर लाइटर वेन में जो कहा, नाउ चाइना इज डेफिनेटली एज फार एज अवर war front is concerned, he is an enemy and we are fighting a battle and it is very unfortunate जिस तरीके से हमारे सैनिक जो हैं
वहां पर शहीद हुए हैं, दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज रियली बारबेरिक जिस तरीके से ये जो भी वहां पर बॉर्डर पे हुआ। आई थिंक ये एक डिफरेंट बात है। हमारा वो चाइना आज एनिमी जरूर है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट देन एक सेइंग है कि वन शुड गिव ड्यू टू द एनिमी आल्सो, सो व्हाटएवर इज ड्यू टू द एनिमी वी मस्ट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो। सो अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास आज नहीं, मैं कहूंगा कि आज कोई आ गई, अपॉर्चुनिटी हैज ऑलवेज बीन देयर ना। उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश क्यों नहीं किया गया, व्हाई वी हैव नॉट। अगर हम कहें कि ये वर्ल्ड वाइड जो चाइना अगर एक्सपोर्टर है या चाइना इज सप्लाइंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहां तक कहा जाता है कि गॉड मेड द मैन, रेस्ट एवरीथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, इसका मतलब क्या होता है? एंड व्हाई वी शुड फील दिस पर्टिकुलर थिंग। जो हम बात कह रहे हैं ये हिंदुस्तान पे क्यों ज्यादा अप्लाई होती है विजा वी, इफ यू कंपेयर इट टू यूरोप और यूएस या कनाडा या बाकी कंट्रीज पे क्यों नहीं अप्लाई होती? बिकॉज द थिंग इज we are comparable with China in terms of population, in terms of availability of cheap labor, where manufacturing hub could have been India also. मतलब इंडिया भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट हो सकता था। एंड इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पिछली गवर्नमेंट। आई थिंक ऑल थ्रू जो हमारे कंट्री के अंदर जो गवर्नेंस है, that governance is the biggest impediment, as has been correctly said by Mr. Shastri ji ने जिस तरीके से कहा, I fully endorse his views, because अगर गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस बंद कर दे तो I think we can challenge any country for that matter, including China. अगर हम कहें कि आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत सालों से थी, लेकिन हम बट अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह से गवर्नमेंट जो है बैन कर रही है चाइनीज प्रोडक्ट्स को, चाइनीज कंपनीज को भारत में काम करने के लिए रोक रही है, तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं के अग्रवाल जी से एक लेता हूं ओपनिंग रिमार्क्स और फिर उसके बाद रघुनंदन जी से फिर वापस आता हूं आपके पास। जी के अग्रवाल जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? रविंद्र जी देखिए, आज के तारीख में जैसे सोमपाल जी ने बोला कि अपने को ये डिस्कशन करना कि ये अवसर आया है और इस अवसर को अपने किस तरीके से लेते हैं। मेरे हिसाब से इट इज टू लेट, बहुत देर हो गई इस चीज को देखते हुए कि अवसर आया है, बिकॉज ये चीज बहुत टाइम से चला आ रहा है कि व्हाई इंडिया इज नॉट प्रोडक्टिव या व्हाई इंडिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग चीप लेबर, या चीपनेस क्यों नहीं है, या अपने कॉस्टिंग क्यों इतनी हाई है एज कंपेयर टू चाइना, और चाइना इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है। आज एक चीज, बहुत बड़ी चीज सोचने के लायक बात है कि इसमें नुकसान सिर्फ हिंदुस्तान का है, चाइना का नहीं है। चाइना का ट्रेड विद इंडिया इज ओनली 2% ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। आज अगर वो 2% कम भी हो जाता है या बंद भी हो जाता है, उससे चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अपने को ये देखना है कि हिंदुस्तान को कितना फर्क पड़ेगा। टुडे 69% ऑफ आवर एपीआई, जितने भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग अपने इंडिया में कर रहे हैं, उसके 69% एपीआई चाइना से आते हैं। आज उसमें किस तरीके से इसको निकला जावे, ये चीज आज की सोच नहीं है। ये सोच अगर गवर्नमेंट करती है तो इसको बहुत लंबा सोचना पड़ेगा, बल्कि ये अवसर नहीं बोलना चाहिए, ये एक चेतावनी आई है अपने सरकार के लिए कि किस तरीके से चाइना से डीबग किया जावे। केवल कस्टम्स को रोकना, केवल कार्गो को बैंड करना, ये सब चीजों से ही हिंदुस्तान आत्मनिर्भर नहीं होगा, या आप सोच सकोगे कि भाई हम चाइना से डीबंग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज इससे काफी इंडस्ट्रीज के ऊपर इंडिया पे इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज इंडिया में जो सेटअप की है वो इस तरीके से सेटअप की है कि उनको एक्स प्राइस में चाइना से माल आएगा, उसको कन्वर्जन करना है, उसको अपग्रेड करके और उसको एक्सपोर्ट करना है। आज वो चीजें जो है फिनिश गुड्स की कंपनियां इंडिया में ज्यादा लगी है कंपेयर टू रॉ मटेरियल। आज कॉमोडिटीज चाइना इतनी चीप है, क्या चाइना से हम माल मंगाते हैं, यहाँ पर उसको कन्वर्जन करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। आज अगर सरकार इस चीज की रोक लगा देती है या इस चीज को थोड़ा सा महंगा कर देती है बाय इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो हमारे सारे एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे, बिकॉज हम वर्ल्ड मार्केट में चीप नहीं रहेंगे। तो सरकार को होलिस्टिक व्यू में, बड़े व्यू में देख के कैसे करके निकलना चाहिए। ये आज का काम नहीं है, सारी चेतावनी है, अवसर नहीं है। मैं बोलता हूँ ये चेतावनी है सरकार के लिए भी, देखने के लिए कि अगर आज कोई बाजू का देश पे अपने इतने डिपेंडेंट है, उसको कैसे कम किया जाए, क्या कारण है अपने, पहले तो इतने कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए क्या कारण था और इसको कैसे कम करें। जी, चेतावनी है, ये अवसर नहीं है। रघुनंदन जी, कैसे देख रहे हैं आप इस सारे सिनारियो को? अगर आप ऑनलाइन जाके ढूंढोगे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग मैप,
आपको एक मैप दिखेगा जिसमें हर एक कंट्री का जितना आउटपुट है रिलेटिवली दूसरा कंट्री का कितना है। तो उसमें चाइना इज $4 ट्रिलियन, यूएस इज $2.3 ट्रिलियन, इंडिया इज $412 बिलियन। मतलब इंडिया इज लाइक रफली 1/10 ऑफ व्हाट चाइनीज आउटपुट इज एज ऑफ टुडे, इतने साल होने के बाद भी। इटली जैसा छोटा देश इज अबाउट द सेम एज इंडिया। सो अगर हम देखें, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। इंटरनली अगर आप देखा जाए, हम चाहते हैं कि हमको जर्मन क्वालिटी चाहिए एट बांग्लादेशी प्राइसेस, जो सिर्फ चाइना ही दे सकता है। उसको डेवलप करने को जितने डेकेड्स लगे हैं, उतना अगर हम लोग वो पेस में कर पाएंगे, करंट गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी से पॉसिबल ही नहीं होगा। एंड अगर हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल रहे हैं या कुछ आइटम्स को रोक रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। दीज आर ओनली नी जर्क रिएक्शंस। अगर हमको चाहिए, वी शुड डू अ वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ आवर एंटायर सप्लाई चेन। अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे से जो भी आइटम्स मुझे खरीदना है, आई ट्राई टू एंश्योर कि वी डेवलप द सप्लाई चेन फॉर दैट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल इंटरनली। वी ट्राई टू मेक श्योर दैट देयर इज सम डेफिनेट काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट जो आए। आज अगर आप देखें कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, अगर आप वो बोलते भी अगर एमएसएमई है या जो भी है, एक मेरे को एमएसएमई बताओ जिसको गवर्नमेंट ने पैसा टाइम पे दिया है। हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आइटम्स बनाते हैं फॉर डिफेंस, फॉर अदर गवर्नमेंट कस्टमर्स, एंड हमको पैसे के लिए भीख मांग मांग के हम थक जाते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम कस्टमर को एक्चुअली झगड़ा करते हुए बोलते हैं, आप इंपोर्ट ही करो सर, हमको ये परवड़ेगा नहीं। अगर वो एटीट्यूड से गवर्नमेंट आगे बढ़ेगा, फिर पॉसिबल नहीं होगा कुछ करने के लिए। बट ऑन द अदर साइड, इफ द गवर्नमेंट वॉक्स द टॉक, if the government starts saying that okay, we will give preference for MSMEs, and they actually do that, because बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, प्रेफरेंस फॉर इंडियन कंपनीज, मतलब उसकी 80% आइटम्स तो बाहर से ही आ रही है, ये लोग लेबल लगा के मैनुअल बना के दे रहे हैं, विच इज नॉट रियली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर। एज यू सी, इंडिया स्ट्रेंथ हैज नेवर बीन वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग, हमारा हमेशा स्ट्रेंथ रहा है इंजीनियरिंग। अगर वो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ में अगर हम कोलैबोरेटिव मैनर से साथ में काम करें, एक कंपनी जाके अकेला नहीं कर पाएगा, बट अगर L&T, टाटा ऐसे कंपनीज अगर MSMEs को साथ में लेके जाए, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स की इंजीनियरिंग जो भी अवेलेबिलिटी है उसको हम तोड़ फोड़ सकते हैं। एवरीथिंग इज नॉट प्राइस, बिकॉज आज भी जर्मनी का जो आउटपुट है एक्सपोर्ट्स में इज $800 बिलियन, मतलब डबल ऑफ इंडिया। जर्मन द साइज ऑफ द कंट्री इज स्मॉलर, इनफैक्ट उनका GDP भी हमसे छोटा है। द पॉपुलेशन इज अ फ्रैक्शन ऑफ इंडिया, but their export output is double and their prices are 3 times of China, but उसकी भी एक मार्केट है। सो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम हमेशा चीपेस्ट होने को देखने को जाते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम वेयर वी लाइक, कि हमको चीपेस्ट होके नहीं जाना, वी हैव टू गिव मैक्सिमम वैल्यू। हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री की जो कोर प्लस पॉइंट है, ये सही कह रहे हैं आपकी, सिर्फ अगर हम चीपेस्ट को नहीं देखना है, क्वालिटी के ऊपर भी जाना है। और जिस तरह से आपने बताया कि जर्मन जैसा देश जो हमसे साइज में भी छोटा है, बट उसके बावजूद भी जो उसका एक्सपोर्ट है वो बड़ा है। सोमपाल जी, जिस तरह से के अग्रवाल जी ने कहा कि हमें इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसे हमें चुनौती के रूप में देखना चाहिए, चैलेंज के रूप में देखना चाहिए, रादर वार्निंग के रूप में देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, मैं तो ये बात आपको पहले ही कह चुका हूं, और मेरा ये कहना है कि जो इतिहास हो गया उसको वापस नहीं कर सकते आप। द क्लॉक कैन नेवर बी पुट बैक। द इशू इज दैट वट एवर पॉइंट ऑफ टाइम यू आर ऑन, जिस भी समय के बिंदु पर आज आप उपस्थित हैं, वहां से आगे क्या करना है। इतिहास की जो घटनाएं हैं, जिसमें वर्तमान कोरोना भी है और चीन के साथ हमारा तनाव भी है, दोनों घटनाओं के संबंध में, पहले हुई घटनाओं के संबंध में, उन घटनाओं के जो कटु अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर आगे व्यवस्था को कैसे ठीक करना है, कैसे उसकी दुरुस्ती करनी है, यह देखना है। मेरे से पहले सोमेश जी ने भी, सुनील जी ने भी, और ये अपने जो अभी जगदीशन जी जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने भी, के अग्रवाल साहब ने, एक बात में तो हम सब सहमत हैं कि सबसे बड़ी कमी जो मैंने शुरू में कही थी वही बात है कि सरकार का जो रुख है व्यवसाय के प्रति, वही अविश्वास का है, और उसे प्रताड़ित करने का और उत्साहित करने के बजाय उसको उल्टा अनुत्साहित करने का, उसको वापस धक्का देने का है। अब सवाल यह है कि खाली क्वालिटी और प्राइस का भी सवाल नहीं है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि क्वालिटी का ही सवाल नहीं है, अब खाली प्राइस का भी सवाल नहीं है।
उसमें वॉल्यूम्स का सवाल भी है, पंक्चुअलिटी का सवाल भी है, और आपके क्विकनेस ऑफ डिलीवरी का सवाल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मोबिलिटी है और जो उसकी जो एक तरह से जो उसकी चिकनाई है, कितनी जल्दी वो सामान हम यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं पोर्ट के ऊपर, वो जो कमिटमेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उन सब की भी अपनी कीमत है। वो सब दे आर ऑल parameters of the quality of a product, not only the quality of the product as such, not only the materialistic quality, but the terms of delivery, the price, the packaging, and the volumes that have to be mobilized to fulfill the international. कंप्लीट पैकेज है ये, एक ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक चीज को अच्छा कर दें बाकी चीजों को। चाहता हूँ रविंद्र जी कि सरकार का जो इंटेलिजेंस विंग है, जो औद्योगिक इंटेलिजेंस गैदर करे, उसको अपने राष्ट्र के अंदर की इंटेलिजेंस भी गैदर करनी चाहिए कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पॉकेट्स हैं, कमियां हैं, जो लिंकेजेस हैं, जो अभी भाई साहब कह रहे थे अग्रवाल साहब के पहले, कि उनमें कहाँ कहाँ कमी है, और उसको बुला के उद्यमियों की बैठक करके उनको कहें कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये चीज हमारे यहाँ नहीं जो आप बुलाते हैं। जैसे आपने सेमी फिनिश्ड गुड्स मंगाए, if those semi finished goods can be produced in India, why not to produce here? We have got the raw material, we have got the talent, we have the capital, and there is a demand. इसी तरह आपने जर्मनी की बात कही, प्राइस और क्वालिटी दोनों में कॉम्बिनेशन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारा जो छोटा उद्यमी है उसके बस की बात नहीं है। और एक और मुद्दा है जो अभी भाई साहब ने कहा था कि टाटाज और ये जो बड़े बड़े हैं ये हमें साथ लेकर चलें। यहाँ एक उद्यमी की और कठिनाई है जो इन साथियों ने किसी ने नहीं कही, कि उनको पेमेंट तक नहीं होती, छोटी छोटी बात के ऊपर उनके गुड्स रिजेक्ट करके उनका शोषण किया जाता है, जैसे बंधक मजदूरों का शोषण होता है, वेंडिंग इंडस्ट्री का यहाँ बहुत बड़ा शोषण किया जाता है। बहुत दिनों से बात चल रही है, हमने भी योजना आयोग में कही थी कि एक इस तरह का कानून बनना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी बननी चाहिए जो इसका एडजुडिकेशन जल्दी करे। और अगर आप जुडिशियल सिस्टम में चले जाओ तो कई साल लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो अब कम से कम आंख खुल जानी चाहिए, उससे व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जी, डॉक्टर रेणुका पूछ रही है कि जो चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन इंडस्ट्री को? देखिए, ऐप और बिना ऐप हो या कोई प्रोडक्ट हो, सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में एक बात आप ध्यान में रखिए कि जहां शासन की व्यवस्था में, खासतौर से लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में, ये कहा जाता है सिटीजन इज सुप्रीम, सिटीजन सोवरन, सिटीजन इज द रूलर। In the field of business, we say that consumer is sovereign, consumer is supreme. So if we are putting certain impediments through law, quantitative restrictions or banning or raising duty levels, that means you are denying the consumer a product which he could have got at a lower price or at the same price a better product, and that also remains an issue. और जो पहले कहा था सोमेश जी ने और उन्होंने सुनील जी ने कि देखिए WTO खत्म नहीं हो रहा है, उस प्रतिस्पर्धा में हमको रहना होगा। तो इन सब बिंदुओं के ऊपर, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर हमें प्रतिस्पर्धा में टिकना होगा। ये बैन करने से, वो करने से, यही तो सत्यानाश पहले लोगों ने किया था। ग्रांटेड मोनोपोलीज के माध्यम से एक इनएफिशिएंट व्यवस्था को थोप कर उपभोक्ता के ऊपर आप एक कष्टदायक स्थिति को लाद दें, यह भी गलत है। सबसे बड़ा तो अंतिम जो बिंदु है वो तो उपभोक्ता है। आपको करना ये चाहिए कि उसी तरह की क्वालिटी उसी प्राइस में आप अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करें, न कि उसकी वॉल को, टैरिफ वॉल को रेज करके एक इनएफिशिएंट सिस्टम को कंज्यूमर के ऊपर और देश के ऊपर आप लाद दें। जी, सुंबल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। देश को, हमें, यानी कि हम चीजों को उत्पादन उस ढंग से करना चाहिए ताकि एक अल्टरनेट व्यवस्था प्रोवाइड कराई जा सके। सोमेश जी, क्या वजह है कि जिस तरह से अगर इतनी एप्स को बैन किया गया और उस तरह की ऐप, जबकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो सिलिकॉन वैली में जाते हैं, वहां पे डंका बजाते हैं, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन हम अपने देश के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? कोई भी हमारे पास व्हाट्सएप जैसा कोई मैसेंजर नहीं है, कोई भी चैटिंग ऐप नहीं है, कोई वीडियो शेयरिंग की ऐप्स नहीं है। क्या वजह है? क्या टेक्नोलॉजी की हम बात करें हमारे पास कमी है, या सरकार इन चीजों को समर्थन नहीं देती है?
देखिए ऐसा इसमें कई एंगल्स आते हैं। जो फेसबुक या और सोशल मीडिया की बात करें तो उनको एक कटिंग एज था, पहले थे, वो कॉपीराइट भी उनमें था, दे डेवलप्ड, उनके पास कॉपीराइटेड है, आप उसको इमिटेट नहीं कर सकते फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, 70+ ऑथरशिप, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है। अब चाइना जैसा कंट्री तो खुद वायलेटर है, हर एक कॉपीराइट वो तोड़ता है, हर एक IPR वो तोड़ता है, तो आपने उसका कॉपी करना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहाँ अमेरिका जैसे कंट्री की प्रतिस्पर्धा सुनील जी, आप कैसे देख रहे हैं? सुमेश जी का सिग्नल थोड़ा सा वीक हो गया है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आफ्टर हियरिंग ऑल द पैनलिस्ट हियर, आई थिंक वी ऑल हैव प्रॉब्ली सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स, बिकॉज जब कोई भी बोल रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरे ही थॉट्स बोले जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई थिंक इट मस्ट बी अ रेयर ओकेजन जब सारे पैनलिस्ट बेसिकली वही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको, आई वुड लाइक टू पुट इट लाइक दिस, कि ये जो आपका टॉपिक है तनातनी क्या भारतीय उद्योगों के लिए मौका है, मैं तो ये कहूंगा कि ये एक सरकार के लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है कि कैन सरकार मेंड इट्स वेज, कैन द गवर्नमेंट bring in reforms which is bureaucratic, judiciary reforms and other reforms in which a business can prosper, मतलब जिसमें कि business एक prosper कर सके, ऐसा environment, ऐसा एक ecosystem, वो ecosystem एक regulations और बाकी सब चीजों से है। और उसमें जैसे आई फुली एग्री विद शास्त्री जी जो बात कर रहे थे, एक डिस्ट्रस्ट है। अब वो डिस्ट्रस्ट GST जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, उसने एक प्रिजम्पशन ये लेके चली कि एवरी बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री इज डिसऑनेस्ट, और उसको कैसे हमने मेक श्योर करना है कि वो कहीं पे कोई इसके अंदर कहीं पिलफरेज ना हो। अगर आप ये चीज लेके, अगर आप ट्रैफिक पुलिस, अगर यहाँ पर या कोई भी जो पुलिस है वो अगर बैरियर्स लगा के ये खड़ा हो जाए कि हर आदमी चोर है, यहाँ पे मुझे हर आदमी को चेक करना है, तो क्या ट्रैफिक मूव करेगा सिटी के अंदर या कहीं गवर्नमेंट के अंदर? सो द पॉइंट इज कि अगर हम ऐसी पॉलिसीज ये सब चीजें लेके चलेंगे, सो मेरे हिसाब से ये उद्योगों के लिए अपॉर्चुनिटी तो पहले भी थी, लेकिन उद्योगों को एक इकोसिस्टम जो प्रोवाइड करना एक गवर्नमेंट का काम है, वो अगर इकोसिस्टम हमारे को गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है इन द फॉर्म ऑफ laws, in the form of implementation of laws, in the form of lawlessness in the country, एक अगर हम ये देश के अंदर जो अराजकता है या देश के अंदर जो एक ये अनरेस्ट होता रहेगा, और अगर पॉलिटिकली उस अनरेस्ट को हम एक हवा देते रहेंगे और उसका हम बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी उद्योग उस सिचुएशन के अंदर नहीं चल सकता। उद्योग को एक स्टेबिलिटी चाहिए। जो हम ऐप की भी जहां तक बात कर रहे हैं, हम ये जो ऐप बंद कर रहे हैं, हम वी आर ट्राइंग टू स्केयर अवे अदर पीपल। अगर हम कोई भी ऐसे नीजक रिएक्शन लेते हैं, आज से पहले भी देखिए, अगर कुछ भी हुआ, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज हमने चेंज किए, चाहे वोडाफोन के केस में थे, या आज भी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी इस टाइप का बैन करने का इम्प्लीकेशन क्या होती है कि कोई भी न्यू एंट्रेंट कंट्री में आता है तो ही इज नॉट श्योर अबाउट द लॉज। आप अगर ही इज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करूं, मैं सेटअप करूं, मैं सब कुछ करूं, और उसके बाद लॉ चेंज हो जाएगा, उसके बाद जिस दिन अगर गवर्नमेंट का दिल करेगा बैन कर देंगे मेरे को, तो ये एक इस टाइप की इंस्टेबिलिटी इन पॉलिसी, इंस्टेबिलिटी इन गवर्नेंस, इंस्टेबिलिटी इन लॉ एंड ऑर्डर, इंस्टेबिलिटी इन दैट पॉलिसी ऑफ जो कम्युनल हार्मनी एंड देश के अंदर जो एक हार्मनी होनी चाहिए, एक इकोसिस्टम होना चाहिए, एक इकोसिस्टम का डेवलप किया जाना जरूरी है। के अग्रवाल जी, आप किस तरह का एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड करे जिससे इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को आगे बढ़ने में सफलता मिले और हम दूसरे देशों के साथ compete कर सकें? रविंद्र जी, सुमेश जी, सुनील जी ने सबने एक ही बात सही कही कि गवर्नमेंट, हमसे ज्यादा गवर्नमेंट को आंख खोलनी होगी कि क्या कारण है कि यहाँ पर में हिंदुस्तान में अपने पास में सबसे ज्यादा ब्रेन पावर है, सबसे ज्यादा मैन पावर है, फिर भी आज अपने चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, या चाइना से मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स लोअर है। जैसे रघुनंदन जी ने कहा कि भाई वी आर जस्ट नथिंग, 1/10 ऑफ चाइना। क्यों? आज हमारे उनके पास में कोई ऐसी क्या चीजें हैं जिससे चाइना इतना ऊपर है और हिंदुस्तान इतना नीचे है? प्रॉब्लम यह है कि सर, हमने कभी भी छोटी छोटी चीजों को देखा, आगे दूरदृष्टि में नहीं देखा। अब जैसे इन्होंने कस्टम्स में कार्गो ओरिजिन चाइना गुड्स को और स्लो कार्गो क्लियरेंस कर दिया, अब उसमें ये नहीं सोचा कि जी अगर स्लो करने से क्या होगा,
इसमें नुकसान हिंदुस्तान की कंपनियों को ही है, बिकॉज ये गुड्स के माल के पैसे तो हिंदुस्तानी कंपनियों ने दे चुके हैं, दे हैव आइदर एलसी के सामने दे चुके हैं या एडवांस पेमेंट दे चुके हैं, बट ये माल रोकने से हिंदुस्तान कंपनियों को सबसे ज्यादा लॉस है। तो अब जाके गडकरी जी ने बोला कि इस बात को मैं कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाके आई विल ओपन इट अप। सर अपने पास क्या है कि छोटी छोटी चीजों को इमीडिएट जो ये काम करते हैं ना, जैसे इन्होंने कहा आज एक सीबीडीटी और सीईसी को कंबाइन करने की न्यूज आई सुबह सुबह और शाम को रिफ्यूट हो गई कि नहीं ये दो टीम को हम मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग रखेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स आर मच हायर एंड टू रिकवर दैट कॉस्ट दे आर लोडिंग इट ऑन द इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड जब तक ये गवर्नमेंट अपने कॉस्ट कम ना करेंगे, उनकी ऑपरेटिव कॉस्ट कम ना करेंगे, तब तक उनके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे और अपनी इंडस्ट्रीज की कॉस्ट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडियन इंडस्ट्री विल ऑटोमेटिकली कम अप। ये अवसर जो आप बोल रहे हो चाइना के बॉर्डर के कारण आया हुआ है, नहीं है। ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये एक चेतावनी है। गवर्नमेंट शुड कम आउट ऑफ इट एंड थिंक कि भाई अपने को किस तरीके से इंडिया का प्रोडक्शन बेस बढ़ाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना चाहिए, तब जाके ही वी विल बिकम कॉम्पिटिटिव। इंडिया हैज स्लोली ड्रिफ्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस ओरिएंटेड कंट्री। अपने यहाँ के जो एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं वो सर्विसेज के बढ़ते जा रहे हैं, आईटी के बढ़ते जा रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग के नहीं बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि अपना ऑयल स्किल में कमी है ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, ब्रेन में कमी है ऐसा कोई नहीं मानता हूँ। तो कमी अपने में प्रॉब्लम ये है कि अपनी कॉस्टिंग्स बहुत हाई है। आज जैसे बहुत हाई है और जिस तरह से आप जैसे सोमपाल जी ने मतलब कि अपनी मूवमेंट ऑफ गुड्स में कॉस्टिंग हाई है, लोगों के मूवमेंट में कॉस्टिंग हाई है, कंप्लायंसेस के कॉस्टिंग्स हाई है, गवर्नेंस के कॉस्टिंग्स हाई है। तो ये सब कॉस्ट हाई होने से हम चाइना के सामने कॉम्पीट ही नहीं कर पाते एंड दैट इज द रीजन व्हाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस लो होती है और अपने हाई नहीं। जी जी रघुनंदन जी, एक डॉक्टर इनका ही प्रश्न पूछ रही हैं कि डू द इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैव द आइडिया ऑन व्हिच प्रोडक्शन हब कुड टेक ओवर आफ्टर चाइना फॉर इंडिया? कौन सा ऐसा प्रोडक्शन हब है जो चाइना से हम टेक ओवर कर सकते हैं? नहीं, सो आई थिंक टुडे द वर्ल्ड मार्केट इज दैट एवरीबडी इज कम्पीटिंग ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ्स। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि सब चाइना से निकल के वियतनाम जाएगा, तो अगर चाइनीज कंपनी ने जाके वियतनाम में अगर कंपनी पूरा 100% ओन चाइनीज कंपनी डाला, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस बैन? वहां से वापस यूएस में जा रहा है, सो इट्स अ राउंड अबाउट रूट। आई थिंक हमको भी एज इंडस्ट्रियलिस्ट वी नीड टू गेट डाउन टू द रूट कॉज कि हम इनएफिशिएंट जो है, एक बात तो है कि इतने सारी चीज गवर्नमेंट को करना है, बट अगर आप हमारा ही खुद का रेस्पॉन्सिवनेस देखो, आज अगर आपने अगर चाइनीज को सुबह अगर इंक्वायरी भेजा, दोपहर तक आपके पास कोटेशन आ जाती है। उनकी एफिशिएंसी इन देयर ओन इंटरनल वे ऑफ वर्किंग इज फैंटास्टिक, जो हमने अभी तक सीखा नहीं है। हम वही लेथार्जिक मैनर में काम करने को ट्राई करते हैं एंड वी थिंक वी नीड टू कम्पीट। वो ट्रू नहीं है। तो इफ यू सी, इंडिया गिव्स द वर्ल्ड मार्केट अ चांस कि जर्मनी और चाइना के बीच में हम लोग है एंड देयर इज अ मार्केट। अफ्रीका वैल्यूज इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स एंड द क्वालिटी ऑफ व्हाटएवर वी गिव। अफ्रीकन मार्केट में हमने अगर जो डिप्लोमेसी करके उनको अगर हमने अगर ट्रेड बेनिफिट्स दिए हैं, देन इट विल वर्क। दैट इज वेयर द गवर्नमेंट शुड सस्टेन। इंफ्रास्ट्रक्चर डालने को गवर्नमेंट सस्टेन करना चाहिए, as well as keeping up to his promises. ये तीन चीज अगर गवर्नमेंट करेगी, at that point of time, is Indian industry ready for it? Are our people upskilled enough to get things done? Is our infrastructure with that same efficiency? Have we invested into our processes? या आज भी हम वही पुराने तरह से हम हमारा काम कर रहे हैं, expecting that with that manpower cost we will have an advantage? वो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पहले के जमाने में वर्कर्स थे, आज उनके बच्चे बीपीओ और बाकी के हाउसकीपिंग में जाके काम कर रहे हैं, तो कल कौन मैनुअल लेबर करेगा? तो उसमें मैकेनाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी कि इंजीनियरिंग से व्हाट वी कैन डू, स्टार्ट डूइंग इनोवेशन। इनोवेशन का जो कॉस्ट है दैट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय चाइनीज वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग। एंड ग्लोबली देयर इज अ मूव सेइंग एवरीबडी वांट्स अ सेकंड चॉइस। सो ग्लोबली व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, लाइक इन अ डे मेरा 3 या 4 जूम कॉल्स होते हैं अलग कंट्रीज से, दे आर ऑल एक्साइटेड, बट इन द एंड उनको डर लगता है कि इंडिया आके लाइक विल द गवर्नमेंट चेंज लॉज, विल द कंपनी रिस्पॉन्ड इनफ? तो ही वाज गिविंग मी एन एग्जांपल कि मैंने किसी को मेल भेजा, उसको रिस्पॉन्ड करने को 4 दिन लगाते हैं। तो वो सब चीजों को तो गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। वो इंटरनल तभी इंडस्ट्री बढ़ेगा, तभी वर्ल्ड मार्केट उनको रिस्पेक्ट देगा उस तरह से। मेन है कि हमें जो मेथोडोलॉजी है काम करने की, वो भी चेंज करने की आवश्यकता है हर इंडस्ट्रीज को।
अफ्रीकन मार्केट में हमने अगर जो डिप्लोमेसी करके उनको अगर हमने अगर ट्रेड बेनिफिट्स दिए है, देन इट विल वर्क. दैट इज वेयर द गवर्नमेंट शुड सस्टेन. इंफ्रास्ट्रक्चर डालने को गवर्नमेंट सस्टेन करना चाहिए, एज वेल एज कीपिंग अप प्रोमिसेस. ये तीन चीज अगर गवर्नमेंट करेगी, at that point of time, is Indian industry ready for it? Are our people upskilled enough to get things done? Is our infrastructure with that same efficiency? Or have we invested into our processes? या आज भी हम वही पुराने तरह से हम हमारा काम कर रहे हैं, expecting that with that manpower cost we will have an advantage. वो नहीं होने वाला है. ज़माने में workers. जी हाँ सुन पा रहा हूँ. जी उस वक्त हमने आपसे प्रश्न किया था, आपका कनेक्शन कट गया था. क्या जो हम ऐप्स हैं जो बैन की जा रही है, क्या हम उसके बना सकते हैं? इनोवेशन का जो बीच में एक और कोई बोल रहे हैं, शायद उनकी वॉइस. ये आपने आई थिंक सुना, आपके विंडो पे कहीं कोई चल रहा है, आपने व्हाट्सएप कोई यूट्यूब या फेसबुक खोल रखा है जिसकी आवाज वापस आ रही है. दे आर ऑल एक्साइटेड, बट इन द एंड उनको डर लगता है. फेसबुक जो खुला हुआ है वो आप बंद कर लीजिए प्लीज. सोमपाल जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इकोसिस्टम भारत सरकार को अपने इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योग जगत के लिए डेवलप करना चाहिए, जिससे हम ग्रो कर सके, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके, हम दूसरे देशों के मुकाबले आगे बढ़ सकें? रविंद्र जी, अगर फिर मैं विश्लेषण करूं तो दो पक्ष हैं भारतीय व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के. एक सरकार है और एक जो अर्थव्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे टेक्नीशियन हो, या जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारी वित्त व्यवस्था, वो है. सबसे ज्यादा आसान काम, हेलो जी सोमपाल जी, हाँ, सबसे ज्यादा आसान काम है सरकार का. उनको केवल कागज के ऊपर निर्णय लेना होता है, बाकी चीज में तो समय लगता है. अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो आपको जमीन ढूंढनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, सब तरह के बिल्डिंग मकान बनाना पड़ेगा, पावर कनेक्शन लेना पड़ेगा. जी सोमपाल जी, आप बोलिए. हाँ, परंतु सरकार है तो उसको आज शाम को कोई फैसला करना है तो शाम को फैसला कर सकती है. मेरा कहने का मतलब यह है कि काम में जितना समय और एनर्जी लगती है उसमें सरकार सबसे ज्यादा एफिशिएंट होने की स्थिति में है. और विडंबना यह है कि सरकार ही यहाँ सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट है. प्रोडक्टिव होने के बजाय न केवल अनप्रोडक्टिव है बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव है. जो लोग प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं उनके रास्ते में बाधा उपस्थित करने का सतत प्रयास करना सरकार ने उसकी कसम खा रखी है. तो सरकार को अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत पड़ेगी. अब आप वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखिए. मैं तो क्योंकि सरकारों में रहा हूं विभिन्न स्तरों के ऊपर और हमने अंदर उसमें देखा है, सरकार का संस्थागत स्वरूप पूर्णतः समाप्त हो गया है. और एक देसी भाषा में हमारे यहाँ कहा जाता है परिवारों में कि जिसके घर में अपने दाने नहीं है उसकी चौधराहट को कोई नहीं मानता. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बात और भी ज्यादा सत्य है कि यदि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी आंतरिक स्थिति मजबूत है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी पहचान है. आप कमजोर हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपका उल्टे शोषण होगा. विडंबना यह है कि हमारा जो वर्तमान शासन है पिछले 6 साल से, मैं नाम लेकर कहना चाह रहा हूं, जो बीजेपी प्रशासित अब देश है, उनका सारा ध्यान देश के बाहर लगा हुआ है. इतनी बार, इतनी जल्दी शायद ही कोई प्रधानमंत्री विदेश गया हो जितने हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री गए हैं. मैं व्यवस्था के अंदर रहा हूं, उस समय भी हमने ये बात शिकायत की थी कि पॉलिटिकल सिस्टम हार्डली हैज एनी टाइम टू गवर्न. दे आर इंडल्जिंग इन ओपनिंग अप. आपको किसी का पर्दा उठाना है, कहीं आपको फीता काटना है, कहीं आपको उद्घाटन करना है, कहीं सम्मेलन करने हैं, कहीं नारे लगाने हैं. तो जिसको गवर्नेंस कहते हैं, जिसको व्यवस्था का सुधार करना है, उसके ऊपर न तो आपका ध्यान है, न आप समय देते हैं, न रिसोर्सेज लगाते हैं. तो ये सही बात कही मेरे पूर्ववर्ती सभी ने, इन्होंने भी अपने जगदीश जी ने भी और दूसरे लोगों ने भी, कि साहब सरकार को अपना रुख बदलने की जरूरत है. और ये काम 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है. प्रत्येक सप्ताह पूरी कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए. मैं अंदर खाने सबको जानता हूँ रविंद्र जी, ये सब लोग तो शायद जानते नहीं. सरकार में मैं रहा हूँ,
आज की सरकार में तो चर्चा नाम की, विचार विमर्श नाम की कोई चीज नहीं है। सारी चीज या 2-3 लोगों के हाथ में सिमट कर आ गई है। या तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं या आंतरिक राजनीति को देखते हैं। व्यवसाय को कैसे उन्नत किया जाए, उसकी प्रगति कैसे की जाए, उसके लिए जितने तत्वों की आवश्यकता है उन सबका समावेश करके उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, इसके ऊपर इनका ध्यान ही नहीं है। ये हर एक चीज में राजनीति करते हैं, और चाहे जीएसटी रहा हो, चाहे नोटबंदी रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे कोरोना रहा हो, वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके साथी हर एक चीज में चमत्कार करके दिखाने की कोशिश करते हैं। व्यवसाय में चमत्कार नहीं हो सकती। व्यवसाय तो एक सतत व्यवस्था है, एक कंटिन्यूटी है, और उसके सब बिंदुओं को जोड़कर चलने की बात है। तो आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है सरकार के दृष्टिकोण में। बाकी सब तो व्यवस्था ठीक है, इसमें हम सारे एक बात के ऊपर सहमत हैं। यही निष्कर्ष होना चाहिए आज की चर्चा का। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि सरकार हर चीज में राजनीति करती है, राजनीति ढूंढती है, और शायद वही एक वजह है जो आपने बात कही कि चमत्कार की कोशिश करती है, कि चमत्कार करके दिखाने की। सुमेश जी, एक दर्शक हैं जेठालाल प्रकाश, वो लिखते हैं, सर जी काइंडली आंसर हाउ माइट कंज्यूमर्स फील द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वॉर। हाँ जी, हाउ माइट कंज्यूमर फील द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वॉर। अच्छा, ट्रेड वॉर की जहां तक बात है, बेसिकली अभी ट्रेड वॉर कहाँ शुरू हुई है? अभी तो प्रोटेक्शनिज्म आएगा तो उससे होगा। देखिए, हमारे यहाँ पे 2 अप्रोचेज हैं। अगर हमारे को एक्चुअली इसको अपॉर्चुनिटी में टर्न आउट करना है, यहाँ तो एक है जैसे पुराना चलता था डरे पे 1999 में ये WTO के मेंबर बने और इंडिया ने कंसेशन देना शुरू किया, इनके इंपोर्ट ड्यूटीज कम की चाइना के, जिसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी की, ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में चला गया। उससे पहले हम प्रोटेक्टेड थे, इंपोर्ट करते नहीं थे, चाइना के ऊपर बहुत ड्यूटीज थी। तो एक तो वही सिंपल अप्रोच है, आप अपना प्रोटेक्शनिज्म वापस ले आइए, हैवी ड्यूटीज लगाइए, टैरिफ बैरियर्स लगाइए, इंडियन इंडस्ट्री फ्लरिश कर जाएगी। तो उसको कंपटीशन भी नहीं, कम से कम इंडियन मार्केट तो है ही है, एक्सपोर्ट की मार्केट में देखा जाएगा, यक्का दुक्का होता रहेगा, कुछ फ्रॉड से कुछ वैसे वैसे। सेकंड अप्रोच है कि आप अपनी इनहेरेंट कॉम्पिटेंस बिल्ड करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिल्ड करना चाहते हैं, उसमें आपको चाइना थ्रेट नहीं होना चाहिए, वहां आपको अपनी इंप्रूवमेंट करनी है। वहां पे आपकी बहुत सारी फेलियर्स हैं, मेरे से पहले भी लोगों ने गिनाई है सबकी सब। वहां आपकी गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी चेंज होना है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी चाहिए कि जो एविजन उन चीजों से बच के रहे। आपकी लेबर को चाहिए कि वो कम से कम ये जो है फालतू के लीगल ट्रेड यूनियनिज्म उसको कंट्रोल करे, जापान जैसा कंस्ट्रक्टिव ट्रेड यूनियनिज्म हो। आपकी ब्यूरोक्रेसी को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, टैक्स मैन को ये नहीं कि हम चढ़े रहे SSI पे। तो बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा अगर आप वाकई चाहते हैं कॉम्पिटेंस बिल्ड करना और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप उसे कम्पीट करना चाहते हैं। सेकंड, वही डरे वाली बात है, वही अप्रोच है कि जो प्रोटेक्शनिज्म ले आओ, कम से कम बैचलर गाड़ी बनेगी तो भी बिकेगी, फिएट मिलेगी तो भी बिकेगी, मारुति आ जाएगी 20-25-50 साल बाद थोड़ी बहुत इनोवेशन के साथ, वही चलेगा। तो बेसिकली आप क्या चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अप्रोच बिल्ड करनी है। अगर आप एज अ नेशन सीरियस हैं कि आपको चाइना से कम्पीट करना है तो आपको बहुत पॉइंट्स पे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हर सेगमेंट को चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, सुनील जी, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, सोमपाल जी ने भी कहा, सभी लोग जितने भी हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अगर सरकार चाह ले, जैसे सोमपाल जी ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सिस्टम को चेंज किया जा सकता है और वो उद्योगों के लिए फेवर में हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कौन कौन से बिंदु के ऊपर फोकस करे आपके नजरिए में, जिसमें इमीडिएटली अगर वो बदलाव करे तो हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा मिले? देखिए, आई वुड से विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, सोमपाल जी के व्यूज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में, बट वो 1 वीक तो खैर एक चीज एक फ्लो में बोली गई है, वो एवरीबडी नोज कि 1 वीक में इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता। इट टेक्स टाइम, थिंग्स विल टेक टाइम, मैं इस चीज के लिए मना नहीं करता, बट एटलीस्ट द मूवमेंट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दिस इज माय मेजर कंसर्न। और मैं ये कहूंगा कि राइट नाउ द गवर्नमेंट, जैसे सोमपाल जी ने बड़ी फ्रैंकली बोला, तो मैं भी एक बहुत फ्रैंकली का कहना चाहूंगा कि द गवर्नमेंट राइट नाउ टोटली लैक्स विजन। उनके पास कोई विजन नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं। सिर्फ एक तमाशा कर देने से या सिर्फ एक रियोट्रिक से कुछ नहीं क्रिएट होगा। मतलब आप सिर्फ एक अगर इसको एक कहें कि हम एक सिर्फ एक इस चीज का हल्ला कर देंगे या एक इवेंट कर देंगे या वो कर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्किंग की जरूरत है, वो वर्किंग के लिए विजन नहीं है किसी के पास भी, और हमारे पास टीम भी नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट।
मतलब आज की डेट में जो हमारा जो गवर्नेंस के लिए जो भी टीम्स काम कर रही हैं, they really lack vision as well as caliber also. I had the occasion to listen to the cabinet ministers, जिस पोर्टफोलियो के वो इंचार्ज हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर उनको कितनी नॉलेज है, वो सुन के इतना शॉकिंग लगता है कि वो मिनिस्टर हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर उनको बेसिक फंडामेंटल्स तक उनको कोई समझ नहीं है उस चीज के बारे में। एंड देन हम क्या समझते हैं कि ये जो है ये हमारे को विजन मिलेगा इस तरीके से। तो अब जब तक हम पॉलिटिक्स को ये गवर्नेंस से नहीं हटाएंगे, अगर हम पॉलिटिक्स को छोड़ के जब तक हम गवर्नेंस के अंदर विजनरी पीपल विद कैलिबर, पीपल विद नॉलेज लेकर आएंगे, अगर हम हर किसी को अगर कोई क्रिटिक है वो अपने क्रिटिक को वो जो आपकी निंदा कर रहा है उसको निरे अपने नजदीक रखिए, ताकि वो आप बता सके कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, ताकि आप उसको ठीक कर सको। यहाँ पे तो अगर आप निंदा कर रहे हैं तो आपके पीछे तो डंडा लेके आपको पाकिस्तान छोड़कर आएंगे, तो फिर तो कैसे काम चलेगा। सो द पॉइंट इज कि जब तक आप एक कैलिबर को अपने साथ नहीं रखेंगे, एक विजन को डेवलप नहीं करेंगे, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, तो हफ्ते क्या, ये तो 5 साल में भी कुछ नहीं होने वाला, जो मुझे 5 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है। और अगर जो क्रिटिक्स हैं तो उनके ऊपर डंडा लेके मत दौड़ें, जिस तरह से आपने कहा, निंदक नेड़े राखिए। के अग्रवाल जी, सभी लोग एक ही रिक्वायरमेंट है, सभी की एक ही चाहत है, और हमने शुरुआत करी थी कि क्या इंडिया और चीन के बीच जो तनातनी है उसमें अवसर है, तो बट अवसर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये चैलेंजेस और दिखाई दे रहे हैं, चेतावनी और दिखाई दे रही। आपको क्या लगता है कि सरकार आने वाले समय में क्या ऐसे बदलाव लेके आए जिससे इंडस्ट्रीज को फायदा मिले, ट्रैफिक पुलिसिंग ना हो बिजनेस के ऊपर? क्या उससे वाकई में बिजनेसेस को फायदा मिल सकता है? रविंद्र जी, बात बहुत ही सिंपल है। हिंदुस्तान में जैसे अपनी पूरी पैनल बैठी हुई है, आई थिंक सो हम लोग सब एक ही साइड से बात कर रहे हैं कि सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी, और ये सोच बदलती हुई किधर भी नजर नहीं आ रही है। अगर आपने देखा होगा, अभी इन दिनों में 2-4 दिनों में एक इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन निकला है, जहां पर में उन्होंने डिक्लेरेशन मांगा है जब आप रिटर्न फाइल करते हो कि अगर आप फॉरेन कंट्री गए हो और 2 लाख रुपए के ऊपर खर्चा किया हो तो आप उसकी डिटेल्स दीजिए, आप 1 लाख रुपए से ऊपर की ये दिए, तो डिटेल्स और मांगे जा रहे हैं। मतलब सिंप्लीफिकेशन सिस्टम को नहीं करेंगे तो आप यहाँ के व्यवसायी को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के अलावा अगर आप उसका अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करोगे तो अपने कभी भी चीप प्रोडक्शन में नहीं आ सकते, कभी भी अपने चाइना के कंपैरिजन में नहीं आ सकते। सर, आपको मॉडल समझना होगा कि चाइना का मॉडल क्या है, व्हाट इज द रीजन कि चाइना इतना सक्सेसफुल रहा और इंडिया इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। एक बार चाइना के मॉडल को अगर आप समझ लें कि ये मॉडल के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ी, उनका प्रोडक्शन बढ़ा और उसके कारण उन्होंने कॉस्टिंग कम की। कोई चाइना ऐसा बात नहीं है कि वो दे कैन प्रोड्यूस चीप और इंडिया नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ऐसा नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो इक्वली द बेटर एंड द बेस्ट एज कंपेयर टू चाइना। प्रॉब्लम अपने देश में एक ही चीज है, जो सोमपाल जी ने बोला या किसी ने ही बोला, मिनिस्ट्री के अंदर में द मिनिस्टर डज नॉट नो कि वो क्या पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहा है। जो पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे हैं उस पोर्टफोलियो का ज्ञान है कि नहीं है, और उसमें से मैं कैसे सिंप्लीफिकेशन करके उस चीज को आगे ला सकूं। जब तक कि अपने उस मॉडल को नहीं समझेंगे वी कांट डू एनीथिंग। आज ये इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन ले आए, थोड़े तमाशा कर दिए कि चाइना के टीवी को बैंड कर दिया, टीवी को तोड़ फोड़ करवा दिया 10-15 लोगों से, ये बता के कि देखिए हम कितने पेट्रियोटिज्म है। उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? उससे क्या कंज्यूमर कल चाइना के प्रोडक्ट लेने बंद कर देंगे? ही विल लुक फॉर द बेस्ट, चीप एंड द बेस्ट। वो सस्ता और बढ़िया सामान देखने की कोशिश करेगा, वेदर वो चाइना का है या बाहर किधर और का है, ये बात नहीं है। बट इंडिया हैज टू चेंज द मॉडल को अपनाइए, आज चाइना के मॉडल को अपनाइए और यहाँ पर मैं किस तरीके से उसको चेंज कर सके वो चीज लेके आइए। आज चाइना का बिजनेसमैन है, उसको ये पता नहीं है कि इनकम टैक्स का ये लॉ है, एक्साइज का ये लॉ है, जीएसटी का ये लॉ है, कस्टम्स का ये लॉ है, इसमें ये कंप्लायंसेस है, कंपनीज एक्ट के अंदर में ये चीजें हैं। वहां वो सिर्फ एक ही जानता है कि हाउ मच प्रोड्यूस आई कैन डू, मैं कितना ज्यादा उत्पादन कर सकता हूँ और कितना सस्ता उत्पादन कर सकता हूँ और मैं कितना जल्दी से जल्दी उस माल को बेच सकता हूँ। वो 3 ही चीज देखता है, बस वो चीज अपने हिंदुस्तानियों में लाना चाहिए। जी,
अगर सिर्फ ये फोकस हो जाए एक व्यापारी का, एक बिजनेसमैन का, कि वो अपने माल को कैसे बढ़िया बेहतर क्वालिटी दे सकता है, कितने जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन क्या उससे हम के अग्रवाल जी, मैं रघुनंदन जी आपसे प्रश्न करूंगा, क्या अगर हम सरकार पुलिसिंग कम कर देगी तो क्या ऐसा नहीं है कि टैक्सेस की चोरी बढ़ जाएगी या व्यापारी को और खजाने में पैसा डालना? रविंद्र जी, मैं आपको एक इधर छोटा सा इंटरफेरेंस करना चाहूंगा कि देखिए, ये बात सबसे बड़ी मिथ है। अगेन, अभी जब सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप हो चुका है, इसके ऊपर में एक सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है, कोई टैक्स की चोरी नहीं होती। ये गलत मिथ है कि अपने हिंदुस्तानी सिर्फ चोर है, बल्कि मैं बोलूंगा हिंदुस्तानी बहुत साफ लोग हैं। ये चोरी इसलिए हुई क्योंकि हाई टैक्स मैकेनिज्म में चले गए, लोगों की चीजों में और चले गए, और अपने हर बार जैसे कि अंग्रेज बोलते गए कि भाई हिंदुस्तानियों के ऊपर नजर रखो, वो बहुत स्मार्ट है इसलिए कर सकता है। और वही चीज प्रथा नीचे चली आई कि भाई जब कोई भी, अगर आप करोड़ों रुपया टैक्स भर दीजिए साहब, और आप ऑफिसर के सामने जाके बैठ जाइए, तो ये नहीं देखेगा कि आपने 100 करोड़ टैक्स भरा है, वो ये देखेगा कि अरे मुझे लगता है शायद 100 करोड़ 1 लाख रुपया टैक्स निकलता होगा, उन्होंने 1 लाख की चोरी की होगी, और उसका डिटेल आपसे मांगना चालू कर देगा। तो प्रॉब्लम वो है कि सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि चोरी करने का आशंका ही नहीं रहे। कॉस्ट शुड बी सो लो कि भाई सिंप्लीफिकेशन, मैं बोल रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन इज मोर बेटर। आप जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करोगे, जितने ज्यादा फॉर्म भरवाओगे, जितनी ज्यादा डिटेल मांगोगे, उतनी ज्यादा चीजें आप असेसिंग ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर के हाथ में दे रहे हो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को वो रगड़ सकता है, वो किसी भी तरीके से उसे परेशान किया जा सकता है। जी, तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि प्लीज हिंदुस्तानी चोर है, नहीं है। वी आर मोर क्लीन। हम बिजनेस में ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आज भी उनको पता है कि अगर मेरे पास मशीन है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास क्वालिटी है, मेरे पास प्राइस है, तो मैं उसमें ज्यादा कमा लूंगा अदर देन टैक्स की चोरी करके। टैक्स की चोरी के, बिल्कुल। रघुनंदन जी, हम बात चोरी पे पहुंच गए, बट पुलिस की बात कर रहे थे, बट हम उधर भी आज नहीं जाना चाह रहे थे। आपको क्या लगता है इन सब चीजों के अलावा सरकार ऐसी और क्या सुविधाएं व्यापारियों को प्रोवाइड कराए? सपोज के लिए जो एग्जिस्टिंग है उनकी बात तो है, बट साथ के साथ जो नए आने वाले उद्योग हैं, सपोज जिस तरह से हमने बात की 59 एप्स बैन कर दिए गए, हमारे यहाँ से ऐसे कोई एप्स क्यों नहीं बिल्ड हो पाए? ऐसे क्यों एप्स नहीं बनाए जा सके, या उनको प्लेटफॉर्म सरकार नहीं प्रोवाइड कराती है? आई थिंक सरकार ने चाइना में भी उनको प्लेटफॉर्म बना के दी नहीं है, वो खुद से आए थे, वीसीज आए गए निकल गए। हमारा जो स्टार्टअप्स के ऊपर जो ओवर फोकस रहा था, बच्चे जो 17-18 साल के जकरबर्ग को देखते थे, सोचे हम अगला जकरबर्ग बन सकते थे, बट दे नेवर लर्न हाउ टू फेल, दे नेवर लर्न हाउ टू डेवलप एंड मेक समथिंग ओरिजिनल, एंड दैट कॉज द प्रॉब्लम के आगे जाके वो स्टार्टअप्स एक एक कोलैप्स होने चालू हुए। बट अगर आप बोले जो न्यू इंडस्ट्री के जगह पे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, उनको जो सपोर्ट देना है, उनको जो कांस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट दीजिए, उनको हरासमेंट मत कीजिए। सो आई बेग टू डिफर सेइंग दैट चोरी नहीं होती है, आई डोंट थिंक सो। बट आप देखो कंप्लायंस कितना हो रहा है, तो एक तरह से जो इंडस्ट्री कंप्लाई कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, और जो इंडस्ट्री कंप्लाई नहीं कर रहा उसको पनिश करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो पनिशेबल जो है, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, दे गेट अवे स्कॉट फ्री, एंड इन द एंड सब पब्लिक का ही पैसा उसमें जा रहा है। बट एट द सेम टाइम हम लोग जब भी एमएसएमईज, हमारा घर, हमारा फैक्ट्रीज, हमारे सब कुछ जब भी गिरवी रख के बैंक से जाते हैं और थोड़ा अपग्रेड लेने की कोशिश करते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम बैंक सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ने बोला था कि 20% अपग्रेड देना है और वट एवर, एटलीस्ट माई एक्सपीरियंस हैज बीन फंटास्टिक। मेरा बैंक ने आगे से मेरे को आके दिया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज without any questions they've given. So we are taking this as an opportunity. We are going more aggressively, getting more business, seeing what problem of the customer can I solve. Whereas मेरे बाकी दोस्तों के साथ में जब भी बैठ के बात करते हैं, वो लोग नेगेटिवली बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, पूरा मंदी है, ये वो है। So my question is again this, कि ask not what your country can do for you, ask what you can do for your own country. हमारा जो टीम है इस वक्त पे उनको साथ में लेके जुट के आगे बढ़ने की कंट्री के लिए मैं समझता हूँ सभी लोग करना चाहते हैं, बट अगेन बात वही आ रही, जो इकोसिस्टम अगर सरकार प्रोवाइड करे, क्योंकि अनलेस एंटिल हर आदमी मेहनत करना चाहता है, हर आदमी का सपना होता है बिजनेस के अंदर, वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, सक्सेस को प्राप्त करना चाहता है,
सकता। लेकिन जब अगर आदमी को जिस तरह से के अग्रवाल जी कह रहे हैं, सोमपाल जी कह रहे हैं, सोमे कि अगर आप उसको जकड़ के रख लेंगे चारों तरफ से कि पुलिसिंग करेंगे, तो उस तरफ वो सोच ही नहीं पाता है कि मैं किस तरह से अच्छा और बेहतर प्रोडक्ट दे सकूं, किस तरह से मैं बेहतर सर्विस दे सकूं और किस तरह से मैं अपने एम्प्लॉइज को ट्रीट कर सकूं, किस तरह से मैं कंपटीशन में आगे निकल सकूं, क्योंकि वो और सारी चीजों में उलझा हुआ है। सभी से मैं एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगा। सोमपाल शास्त्री जी, मैं सबसे लास्ट में आपके पास आऊंगा। हमने ये इसलिए रखा था आज का प्रोग्राम कि जिस तरह से गवर्नमेंट सारे चाइनीज आइटम्स को बैन करने की कोशिश में लगी हुई है, के अग्रवाल ने जिस तरह से कहा कि लोगों ने टीवियां तोड़ दी और पैट्रियोटिज्म दिखाने की कोशिश करी, बट उससे चीजें नहीं हल होती। लेकिन साथ के साथ सरकार बहुत सारी चाइनीज कंपनीज को और दूसरे तरह के ठेकों में पार्टिसिपेट करने से रोक रही है। इस वजह से था कि क्या ऐसा हो सकता, लेकिन जिस तरह से सुमेश जी ने कहा कि ये सब कुछ क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, बाद में फिर चूंकि WTO एंड ऑल के सब नॉर्म्स हैं, उसके अगेंस्ट आपको खोलना पड़ेगा। सुनील अरोड़ा जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। My closing remark is that this is a challenge right now. अगर जिस तरीके से नी जर्क रिएक्शन से अगर गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी तो वो दैट विल बी मोर चैलेंज, इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फॉर द इंडस्ट्री देन की अपॉर्चुनिटी के लिए यस देयर शुड बी अ वेक अप कॉल फॉर द गवर्नमेंट कि अपना रिफॉर्म्स करें। and one thing which I can share on the behalf of industry या जो भी उद्योगपति हैं या जो भी एक हिंदुस्तान का जो बिजनेस है, कि हम बिजनेस की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप में या वर्किंग में या किसी तरीके से कोई लैक्स नहीं होगा, बट देन यस दे नीड प्रॉपर सिस्टम एंड प्रॉपर इकोसिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दैट। जी सुमेश जी। या मेरा यही कहना है इसके ऊपर। जहाँ तक चाइना है, चाइना को एक थ्रेट सारा वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है, बिकॉज उसके कॉस्टिंग स्ट्रक्चर अलग है, उनका वे ऑफ फंक्शनिंग अलग है, सब जानते हैं उसकी वजह क्या है। तो मे भी बंदूक के जोर पे भी वो काम करवा लेंगे, विच यू कैन नॉट गेट इट डन। जो आप दूसरे कंट्रीज में भी बहुत सारी डेमोक्रेसी में वही प्रॉब्लम है। एक था सिस्टम कि शायद इंडिया का सिस्टम कम लिबरल है दूसरों से, मगर दिक्कतें उनको भी आई। उनके प्रोडक्शन सेंटर्स में भी प्रोडक्शन बंद हो गई जब चाइनीज हुआ अटैक इकोनॉमिकली उनकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। तो ये सारा वर्ल्ड में ही सही चल रहा है। अगर आप चाहते हैं चाइना को अलग करना, तो आपको बेसिकली सप्लाई चेन्स बिल्ड करनी पड़ेंगी अभी भी ग्लोबलाइज एनवायरनमेंट में, टू द एक्सक्लूजन ऑफ चाइना। तो वहां कहीं ना कहीं कंसेंट आनी चाहिए। रीजनल एग्रीमेंट्स का स्कोप है WTO में, वो आप कीजिए। आप देखिए कौन से कंट्री की क्या स्ट्रेंथ है। अगर उसकी सेमीकंडक्टर्स में स्ट्रेंथ है जापान की, तो वहां से लीजिए। तो आप देख लीजिए थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का फर्क करके जहां पे भी ग्लोबलाइजेशन में मिलता है तो एडवांटेज लीजिए। बट इफ यू हैव टू काउंटर चेक चाइना, इट कैन नॉट बी डन बाय वन कंट्री अलोन। आपको एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहां आप उसको एक्सक्लूड करके आप एसोसिएट करेंगे और सप्लाई चेन बिल्ड करेंगे। जी के अग्रवाल जी। बस मैं तो यही कहूंगा इतना सा कि भाई स्पॉट डिसीजन न लें, ये सोचें कि बल्कि ये मौका है, ये बीमारी आई है, इस बीमारी को किस तरीके से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किया जा सकता है। बैनिंग चाइनीज गुड्स या चाइनीज एप्स या ये सब चीज़ों से ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन यही होगा कि किस तरीके से व्हाई वी फेल्ड, ये इसका पता अगर चले, ये बीमारी किसे कैसे इलाज करें, एक तो ये होती है। दूसरी, ये बीमारी कभी न लगे और अपने इसमें से बाहर निकल जाए। इट्स लाइक अ वैक्सीन टू बी क्रिएटेड फॉर द इंडस्ट्री। नहीं तो कल LAC का प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गया, फिर भूल गए लोग, थोड़ी देर याद रखें, फिर 15 दिन 1 महीने के बाद में वही रोज का मार मत्ता वही चल रहा आ रहा है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू बी अवेकनिंग टाइम कि आदमी बाहर निकले इस चीज से, कि भाई अपने अवेकन हुए कि वाई चाइना इज ऑलवेज अहेड देन इंडिया। जैसे रघुनंदन जी कहा कि भाई चाइना का इतना कैपेसिटी है, $4 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट है, वी आर जस्ट $400 बिलियन। तो इसको 400 को $1 ट्रिलियन किस तरीके से किया जा सकता है, वो चीज देखने की जरूरत है। और जैसे ही अगर अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे ही अपनी लोकल कंजम्पशन बढ़ेगी, बिकॉज आवर कॉस्टिंग विल बी लोअर। तो मेन थिंग इज दैट वी हैव टू सी द फ्रेमवर्क, चाइना और इंडिया में क्या डिफरेंस है। चाइना और इंडिया में क्या डिफरेंस है, रघुनंदन जी? सो आई थिंक समराइजिंग इसमें दोनों तरह से होनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ कंजम्पशन के जितना कंज्यूम करेंगे उतना होएगा। आप फ्री डोल्स बांटेंगे तो कुछ नहीं होगा। कंजम्पशन जैसे ही बढ़ते जाएगा इट विल बी गुड। नंबर 2, पुश इंडिया एज अ ब्रांड। सो जो मेक इन इंडिया ब्रांड है ग्लोबली अगर हम कर सकते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई कंट्री को अगर हम डेट दे सके और व्हाटएवर, एंड उसमें इंडियन आइटम्स जा सके, दैट विल बी द वे where we can win. Of course, freebies नहीं देना चाहिए. And lastly, Indian industry at this point of time should improve itself.
इसको चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए कि क्यों हम चाइनीज जितना बढ़िया आइटम्स नहीं बना सके जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, प्राइस में कम्पीट नहीं करना चाहिए। अगेन वी थिंक दैट लोएस्ट कॉस्ट बनाने की जरूरत है। आई डोंट थिंक सो। चाइना का भी जो कॉस्ट है कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनका भी जो कंट्रोल है आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। उनका जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है जो दिखता है वो एक्चुअली नहीं है। सो इट इज ऑल्सो बिग टिकिंग टाइम बॉम्ब उनकी तरह से जो हो रही है, दैट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ दिस। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन चाइनीज रियलाइज दैट उनके यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट सुसाइड करने चालू करेंगे बिकॉज द ग्रोथ दैट दे सेट पेस फॉर इज नॉट सस्टेनेबल। तो जब भी ग्रोथ नहीं होगा, उनके यहाँ पे बंद होगा, लोग वहां पे जब भी अनरेस्ट करने चालू करेंगे, दैट इज व्हेन इंडिया शुड हैव ऑलरेडी रीच टू दैट लेवल कि वी आर अवेलेबल एज अ बैकअप, नॉट बिकॉज वी आर कंपीटिंग विद चाइना, बिकॉज वी आर अ माइट इन आवर ओन पावर। जी, सोमपाल शास्त्री जी। रविंद्र जी, मैं दोबारा से कुछ चीजें दोहराना चाहूंगा। सारे चर्चा का निष्कर्ष ये है कि ये चेतावनी सरकार को है, उद्योग को उतनी नहीं है। उद्योग को तो प्रतिक्रिया स्वरूप अपना रुख बदलना पड़ता है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी गलबैया डाल रहे थे, झूला झूल रहे थे, खिचड़ी खिला रहे थे, उनके ऐप यूज कर रहे थे, उनके जन्मदिन पर बधाइयां दे रहे थे। कल आपके यहाँ कुछ LIC पर झगड़ा हुआ तो सारे राष्ट्र को ऐसे लगा जैसे हमारे लात मार दी उन्होंने। तो ये जो इस तरह का नी जर्क रिएक्शन है जो सुनील जी ने बात कही, तो उसको नहीं, ये कंसिस्टेंसी सरकार के बिहेवियर में होनी चाहिए। एक दूसरा ये कि जहाँ तक रूल्स और रेगुलेशंस और गवर्नेंस का सवाल है, बार बार ये कहा गया गवर्नेंस कम करें, ये नहीं है। गवर्नेंस कम नहीं करें, गवर्नेंस का रुख बदलें। भारत में परिस्थिति विडंबना ये है, त्रासदी ये है कि जो कानून का पालन करने वाला साधारण नागरिक और उद्यमी है उसकी दुर्गति की जाती है, और जो अपराध वृत्ति का चोर है वो सरकारी तंत्र को अपनी जेब में डालकर पहले से राह बनाकर चलता है। तो गवर्नेंस का रुख मोड़ना होगा। जो गवर्नेबल हैं वो आर सबमिसिव टू गवर्नेंस। जो कानून के पालक लोग हैं उनको रक्षा करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, उनको प्रोत्साहन दें, और जो इलेजिटिमेट एक्टिविटी करने वाला उसको गवर्न करें। या उल्टा हो रहा है, जो इलेजिटिमेट वाला है वो तो अपने रास्ते बना लेता है, जो लेजिटिमेट काम करने वाला है उसकी सरकार दुर्गति करती है। तो ये क्वालिटेटिव चेंज गवर्नेंस में होनी। टैक्सेशन की बात पे आता हूं। टैक्सेशन का पूरे विश्व में, पूरे अर्थव्यवस्था के आधुनिक आर्थिक युग के इतिहास के बहुत सारे प्रमाण हैं कि जब टैक्सेशन को सिंप्लीफाई किया, टैक्सेशन के रेट्स को कम किया, तो टैक्सों की अदायगी बढ़ी है। सारे विश्व का अनुभव है, हमारा अपना भी अनुभव है। जब आप टैक्स का रेट हाई रखेंगे तो चोरी होगी, जब आप उसको विलिंगनेस के बैंड में लाएंगे, रेट्स कम कर देंगे, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो टैक्स की अदायगी स्वयं बढ़ जाएगी। और एक और चीज, जहां लॉजिस्टिक्स का सवाल है, जब हम योजना आयोग में थे, ये बात मैंने पहले भी आपको कही थी एक चर्चा में, उस समय हमने देखा था कि चाइना में टेक्निकल ट्रेड्स में 6000 ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, और हिंदुस्तान में उस समय ITI जिसको कहते हैं, IIT को छोड़ दीजिए, ITI जो मिडिल क्लास, जो जिसको ब्लू कॉलर और जो दूसरा वर्कर कहा जाता है, उसमें केवल 40 ट्रेड्स में ट्रेनिंग थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा गैप है। अभी एक हमारे साथी भी थी कि घरों में काम करते हैं, टेक्निकल लोग अवेलेबल नहीं है। एक तरफ लोगों को काम नहीं मिलता, एक तरफ जो उद्योग में जिस तरह के तकनीकी कौशल की आवश्यकता है वो तकनीकी कौशल उपलब्ध नहीं है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, वित्त व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ेगा और न्याय व्यवस्था को भी ठीक करना पड़ेगा। यहाँ तो जैसे मैंने कहा कि जो मध्यम आकार का उद्योग है, MSME जिसको कहते हैं, बड़ी इंडस्ट्री उसको नीचे लगा के उसका शोषण करती है। उसकी सुरक्षा के लिए बहुत दिन से बात चल रही है कि कोई कानून बनेगा, कुछ नहीं है। तो इन सारी चीजों को जब तक दुरुस्ती नहीं करेंगे, इस चेन की एक कड़ी भी अगर मिस होगी तो फिर वो सारी चीज डिरेल हो जाती है। और ये सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी है। नागरिक तो सरकार जब भी कोई अच्छा काम करती है उसका प्रत्युत्तर देता ही है, चाहे उसमें उद्यमी हो या साधारण नागरिक हो, चाहे श्रमिक हो या किसान हो। जी सोमपाल जी, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सभी लोग इसी बात से सहमत हुए इस चर्चा के ऊपर कि ये कोई अवसर नहीं है बल्कि चुनौती है, और इस चुनौती को सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार को समझना पड़ेगा कि किस तरह से वो उद्योग जगत की
मदद कर सकता है, उसमें रोड़े ना अटकाए। जिस तरह से सोमपाल जी ने कहा कि वो रोड़े अटकाने का काम करती है, वो उनकी बाधक है आगे बढ़ने में, उनकी प्रगति में बाधक है। और जिस तरह से हमारे देश में ये होता है कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन यानी कि त्योहारों के टाइम पे हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, या अभी जिस तरह से हमने देखा कि चाइना और भारत के बीच तनातनी बढ़ी और हमने अपना पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति दिखानी शुरू कर दी। तो ये सिर्फ क्षणिक उससे नहीं होगा, देशभक्ति दिखाने से हम चाइना को नहीं हरा सकते हैं उद्योग जगत में। अगर चाइना को उद्योग जगत में हराना है, उससे आगे निकलना है, कंपीट करना है, तो सरकार को आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूं सरकार को व्यापारियों के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्या वो फैसिलिटी उनको चाहिए और क्या सरकार फैसिलिटी दे सकती है। और इसी के साथ मैं आज इस चर्चा को विराम देता हूं और कल हम लोग शाम को 5 बजे फिर एक नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।